और दोस्तों तो हम पढ़ने वाले हैं समता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 40 टू 18 तक, यानी कि 14 से लेकर 18 तक हम लोग समता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 14 दिया हुआ है, आर्टिकल 14 दिया हुआ है, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो ये भारत का नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों संरक्षण दोनों अधिकार, दोनों समानता का अधिकार है। पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, दोनों उसको प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। ये लिया गया है ब्रिटेन, ये लिया गया है अमेरिका। उसके बाद 15 क्लॉज ए में देखें हम लोग, आर्टिकल 15 क्लॉज ए। तो ये बताता है कि राज्य के नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 51 के हिसाब से, तो राज्य के नागरिक के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म के स्थान से भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। तो ये लेकिन ये जो अधिकार है हमारा, वो असीमित नहीं है, सीमित अधिकार है। अभी देखा जाए तो अभी बात बोला है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, लिंग। इसमें लिंग भी होना चाहिए था, इसमें एक शब्द छूटा हुआ है, लिंग। तो लिंग के भी आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि महिलाओं पे, तो महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जो महिलाओं का मातृत्व अवकाश है, तो इसका मतलब कि 15A के अंतर्गत उल्लंघन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, यानी कि वो विरोधी नहीं है। आर्टिकल 15(3) में उसको क्लियर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में दिया है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, और हाँ, ये जो 15 क्लॉज ए है आपका, ये 15 क्लॉज ए जो है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए, किसके लिए? राज्य के लिए। ये मतलब कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किसके लिए है? राज्य के लिए। प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट व्यक्तियों पे यूँ कह लें तो ये लागू नहीं हो सकता। ठीक है। तो प्राइवेट अपना चाहे तो बना सकता है कि महिला को वहाँ जाने से रोक दे, या फिर जो भी हो। चलिए 15 क्लॉज 2 में देखते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, पार्क, भोजनालय, कुआं, स्नान घाट आदि के प्रयोग से उपयुक्त आधारों पे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। उपयुक्त आधार मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे। तो जो हमारा 15 क्लॉज 2 है, वो और प्राइवेट व्यक्तियों राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश देता है, यानी कि निजी संस्थाओं को भी ये आदेश देता है, निजी व्यक्तियों को भी आदेश देता है कि वो उसकी मनाही नहीं कर सकते। ठीक है। तो सेम टू सेम वही है, बशर्ते इसमें राज्य को है, इसमें राज्य और प्राइवेट दोनों के लिए है। नेक्स्ट है, स्त्री और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें कुंभ मेले की, जब मेला वहाँ पे लगता है, जब स्नान वगैरह करने लोग जाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे यहाँ पे स्नान करेंगे और अन्य व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो ये विशेष प्रावधान किया जा सकता है आर्टिकल 15(3) के दौरान, क्योंकि उनकी जो भौतिक बहुत शारीरिक स्ट्रक्चर है वो अन्य से अलग है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 15 क्लॉज 4 की, तो इसमें लिखा है कि इसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य दुर्बल वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब किस किस की बात कही गई है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी दुर्बल वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि शैक्षिक और सामाजिक अगर कोई है तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं कि उस विशेष प्रावधान बनाकर उसको आगे हम लोग कर सकते हैं। ये ये अनुच्छेद जो है वो जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब ये जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन में हमें ये जोड़ा गया 15 क्लॉज 4। अब आते हैं 15 क्लॉज 5 पे। दिया है कि ये जो है हमारा 15 क्लॉज 5 ये आपका 93 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके हिसाब से जोड़ा गया था। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान कर सकती है, शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान कर सकती है, या सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों पे लागू होगा। यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या कर सकती है, कोई भी प्रावधान कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका अपवाद एक है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था। यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग बात करें अगर जैसे कि रिजर्वेशन, अगर आरक्षण वगैरह की बात करें कि महिलाओं वगैरह को या फिर अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा में आरक्षण दे के हम लोग आगे करने का प्रयास करें, तो अन्य प्राइवेट या सरकारी कॉलेजों में या स्कूलों में किया जा सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में नहीं किया जा सकता। जैसे मदरसा वगैरह हो गया आपका। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आपका जुड़ा हुआ है 193वां संविधान संशोधन 2009 में। ये शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा संस्थाओं में हम लोग क्या करें, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हैं उनको हम लोग 10% का आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन हम लोग 16 में भी देखेंगे आरक्षण 10% मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर्थिक शिक्षा, ये शिक्षा के लिए 10% दिया जा रहा है, और वहाँ पे अन्य भी कामों के लिए आरक्षण मिलता है। चलिए चलते हैं 16 क्लॉज ए में। तो 16 क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि 16 क्लॉज ए की बात करें हम लोग, तो पहले हम इसको समझ लें कि जो आर्टिकल हमारा 16 है वो सिर्फ राज्य के लिए है। ठीक है, गैर राज्य के लिए नहीं है। तो बोला है राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि राज्य के अधीन जितने भी वैकेंसी हैं, जो सरकारी पद हैं, उसमें क्या करेंगे कि सबको समान अवसर प्रदान करेंगे, अवसर की समानता समान प्राप्त करवाएंगे। फिर दूसरा दिया, इसमें हम लोग आरक्षण वगैरह की बात करेंगे अभी। दिया है कि आर्टिकल 16(2) में दिया हुआ है कि राज्य के अधीन नियोजन में नागरिक के साथ धर्म, देखिए इसमें इसमें नागरिक बोला गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है, नागरिक। नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जॉब वगैरह दी जाएगी, सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया जाएगा, उसमें धर्म, मूल, जाति, वंश के हिसाब से उनमें जातिवाद उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो उसके बाद का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 6, ये उसका अपवाद स्वरूप है। क्योंकि अगर हम लोग आरक्षण की बात ना किया जाए तो जो हमारे समाज में निम्न वर्ग है वो कैसे आगे बढ़े, तो उसका भी प्रावधान इस हमारे यहाँ पे किया गया है। दिया है कि राज्य निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। यानी कि किसी से, जैसे हम लोग बात करें सेना में, हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोग अभी बात करें सेना में, तो सेना में हम लोग गोरिखा रेजिमेंट रखते हैं। तो जो गोरिखा रेजिमेंट होता है, तो जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनसे उनका मापदंड कुछ अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उनके बचपन से ही वो ऐसे पर्यावरण में रहते हैं, जैसे पहाड़ी वगैरह हो गया, उन पे चढ़ना, उस पे उनकी जो कार्य शक्ति बल है वो अन्य लोगों के अपेक्षा थोड़ी अलग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आरक्षण आरक्षण यूँ कह लें कि आरक्षण ना देकर कुछ वहाँ पे उनको छूट
दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करें तो नागरिक के किसी पिछड़े वर्ग के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर सकती है। अब यहाँ पे नागरिकों किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यानी कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसमें आरक्षण वगैरह देके उसको हम लोग आगे ला सकते हैं। फिर पांचवा में दिया है कि धार्मिक स्थान, यहाँ पे दो बार हो गया है, धार्मिक स्थान से संबंधित पद पर उस धर्म विशेष की अनुयायी के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई मठ हो गया, कोई हिंदू का मठ है, तो मठ वगैरह में अगर कोई ऐसे हम कोई मंदिर, भव्य मंदिर है, अगर उसमें पुजारी रखने की बात बोला जाए, क्योंकि वो तो राज्य की है, यानी कि लोगों की है, अगर किसी मंदिर में अगर किसी पुजारी को रखने की बात बोला जाए तो वो तो पंडित ही हो सकता है, यानी कि जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है वही हो सकता है, या अदर कास्ट का तो हो नहीं सकता, तो या मुस्लिम या फिर गैर हिंदू तो हो नहीं सकता। इसलिए वहाँ पे इस आरक्षण को दिया गया, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती कि वो जो हमें संविधान निर्माता थे उस बात को समझते थे, तो बाद में दिक्कत होती कि वहाँ पे लोग अपना भी अ, उस नौकरी के लिए आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 5 उसकी मनाही करता है। तो अगर हम लोग बात करें फिर इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की, तो दिया है कि EWS यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इकोनॉमिकल्स वीकर सेशन के जो लोग हैं कि उनके लिए क्या कर सकती है कि सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान करके 10% की सीटों को सुरक्षित किया गया है। 10% सीटों को क्या करे किया गया, आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो 15 क्लॉज में था तो वहाँ पे सिर्फ शिक्षा के लिए 10% दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सभी सरकारी नौकरियों में, ठीक है, तो वहाँ पे जिसमें एडमिशन वगैरह कराना है, किसी शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेना है पढ़ने वगैरह के लिए, तो वहाँ पे 10% की आरक्षण था, लेकिन यहाँ पे सरकारी नौकरियों में EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है। तो ये आपका जो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2019 में, उसी में 15 क्लॉज 6 को और 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया दोनों को। तो 15 क्लॉज 6 को भी जोड़ा गया उसी में, और उसी में 15 क्लॉज 6 को ही जोड़ा गया, जो हमारा 103वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद है हमारे पास 17वां है कि अस्पृश्यता का अंत, विधि के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो अब ये बात करें अस्पृश्यता, तो अगर हम लोग बात करें भारत की, तो अभी तो परिस्थितियां आज भी वैसी है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सुधरी हुई है। तो अस्पृश्यता की बात करें तो आज भी भारत में कई जगह अस्पृश्यता की भावना देखी जाती हैं। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे कुछ उसमें प्रावधान किए गए। तो वो अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अस्पृश्यता की परिभाषा संसद में, सॉरी, अस्पृश्यता की परिभाषा संविधान, यहाँ सॉरी यहाँ पे संसद नहीं संविधान होना चाहिए, संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई। तो फिर जब नहीं दी गई भाई तो फिर कौन उसको बताएगा, तो अस्पृश्यता की परिभाषा संसद दी है। कौन दिया है, संसद दी है। तो संसद अस्पृश्यता की जो संसद दी, देखिए, संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया, और 1976 में उसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ कुछ इस प्रकार दिया है कि SC के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे SC की बात बोला गया है, किसकी बात बोला गया है, SC की बात बोला है, किसकी बात, SC की बात। और क्या क्या बोला है उसमें, बोला गया है कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द नहीं बोल सकते, सार्वजनिक वाहन में बैठने या बिठाने से इनकार नहीं कर सकते, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से नहीं रोक सकते, आटा चक्की पर अनाज पिसाने से मना नहीं कर सकते।
इन इन अस्पृश्यता का जो कानून है इसके ये तो दंडनीय अपराध है। तो अगर ये कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो दंड का प्रावधान क्या है इसमें? तो इसमें कुछ दंड का प्रावधान है, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग और बातों को समझ लें। तो जो हमारा 1955 वाला जो एक्ट था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, उसमें ये सिर्फ एससी की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? एससी की। लेकिन 1989 में संसद ने एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया, जिसमें एसटी के साथ साथ एससी के साथ साथ एसटी का भी उल्लेख है। यानी कि पहले सिर्फ एससी के लिए था, अब किसके कौन उसमें शामिल है? एसटी भी शामिल है। इसको हम लोग धड़ल्ले से हरिजन एक्ट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या किया गया? 1989 में 22 कार्यों को अत्याचार माना, जैसे में कि उससे बेकार करवाना, उसका अपमान करना, उसको वोट न डालने देना, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि इस प्रावधान के मुताबिक उस व्यक्ति को 6 माह से 5 माह तक की सज़ा का प्रावधान किया गया, जिसमें कि अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी, अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ये 2 चीज़ें थीं। लेकिन 2015 में इस कानून को संशोधन करके क्या क्या किया कि प्रावधान जो यहाँ पे 22 चीज़ें दी गई थी, उसको कितना कर दी गई? 27 कर दी गई। 22 से कितना कर दिया गया? 27 कर दिया गया। और जो इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिले, जो अग्रिम जमानत न मिलने की बात कही गई थी, उसको हटाकर अग्रिम जमानत मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में फिर संसद ने एक कानून बनाकर अग्रिम जमानत को फिर से लागू कर दिया है। ठीक है। तो अब इसमें सजा क्या है? कोई व्यक्ति पहली बार अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है, तो अब अस्पृश्यता में बता ही दिया आपको क्या 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 होगा। तो अगर पहली बार करेगा तो 1 माह से 6 माह का कारावास, 1 माह से 6 माह का कारावास। ठीक है। 1 माह से 6 माह का कारावास हो सकता है, एवं 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना। ध्यान दीजिएगा, या तो 1 महीने से 6 महीने तक कारावास होगा, या तो 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। 1 माह से 6 माह तक कारावास, या ये दोनों हो सकता है। यानी कि 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना, दोनों हो सकता है। फिर दोनों में से कोई एक होगा। अगर फिर अभी वो व्यक्ति फिर दूसरी बार ये हरकत करता है, तो उसको 6 माह से 1 वर्ष के लिए कारावास, यानी कि 6 माह से अब क्या हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए हो जाएगा। 6 माह से अब क्या होगा कि 6 माह से एक एक वर्ष के लिए हो गया। और जुर्माने की बात करें तो 200 से 500। ठीक है। तो वही चीज़ें दोनों हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक। अगर वो व्यक्ति तीसरी बार करता है, तो फिर क्या होगा कि जब तीसरी बार करेगा तो फिर क्या होगा कि 1 वर्ष 1 वर्ष तक उसको कारावास होगा, या 500 से लेकर 1000 तक की जुर्माना, या दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक। अगर उसके बाद वो करता है, तो फिर जो तीसरी लास्ट वाला पॉइंट है, तीसरा वाला, कि 1 से 2 वर्ष तक का जुर्माना, और 1 वर्ष से 2 वर्ष का कारावास, और 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, या क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं, उपाधियों का निषेध। तो अगर हम लोग बात करें उपाधि, तो उपाधियों का निषेध यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। अब कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद हैं, जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा सैनिक के क्षेत्र में। जैसे कि अगर कोई मेजर है तो लिखता है कि मेजर फलां सिंह, चाहे जो भी है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरेट है तो लिखता है कि डॉक्टर
फला, ठीक है, तो अपने आगे वो लगा सकता है। तो ये अपवाद के रूप में शैक्षिक और सैनिक को देखा जाता है। लेकिन अब बात फंसती है कि यहाँ पे कि जो हमारा पद्म भूषण, पद्मश्री जो मिलता है, ये भी तो है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि ये भी में नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं कि राज्य देता है। तो फिर ये कहा गया, फिर 1954 में जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री की शुरुआत की गई, तो फिर इसके विरोध में आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया। और 1978 में जनता पार्टी सरकार ने भारत सरकार रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि को बंद कर दिया गया और कहा कि ये आर्टिकल 18 के विरुद्ध है। लेकिन फिर 1918 में कांग्रेस ने पुनः इसे प्रारंभ कर दिया गया। बालाजी राघव केस जो हुआ था 1996 में, कौन, बालाजी राघव केस 1996 में जो हुआ था, उसमें ये बताया गया कि जो उपाधि और सम्मान, ये दो चीज़ों को डिफाइन किया गया। किसको किसको? उपाधि को, और बताया गया सम्मान। तो ये बोला गया कि जो ये पद्मभूषण, पद्मश्री जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, ये उपाधि न होकर वो क्या है, सामान्य है। क्या है? सामान्य, सम्मान्य है। इसलिए ये आपका वैध है, जो आर्टिकल 18 का विरोध नहीं करता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।